जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के जो छात्र हैं। ठीक है। तो उनके जो अभी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं और कौन से प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने प्रश्न संख्या 1 से शुरू किया है। अब देखो ये कहाँ तक जाते हैं। ठीक है। तो जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी प्रेक्षित घटनाएं होती है, मतलब कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो 4 प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। एक तो अवस्था परिवर्तन होगा, दूसरा रंग में परिवर्तन होगा, तीसरा गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब कोई ना कोई गैस निकलेगी, और चौथा क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। छोटे प्रश्नों में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी है, और रासायनिक समीकरण लिखने के चरण लिखिए। देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के द्वारा या प्रतीकों की सहायता से, ठीक है, व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसका मेन प्रोसेस क्या है, देखो क्या किया जाता है कि अभिकारक को, ठीक है, देखो ये एरो का निशान दिख रहा है, एरो के निशान के लेफ्ट साइड में अभिकारक लिखा जाता है और राइट साइड में उत्पाद लिखा जाता है। पहला नियम यही है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई एक से अधिक अभिकारक हो या एक से अधिक उत्पाद हो तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करते हैं कि इनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखाना कि भाई कोई भी अभिकारक है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है। ठीक है। तो उस हिसाब से उसका लिखा जाता है। ठीक है। ठोस में है तो एस लिखा जाएगा सॉलिड, लिक्विड में तो एल लिखा जाएगा, गैस में तो स्मॉल जी से लिखा जाएगा, और अगर कोई जलीय विलयन में है तो एक्यू मतलब एक्वस सॉल्यूशन में लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये है इसका चौथा नियम हो जाएगा। सॉरी, तीसरा हो गया। चौथा क्या है कि जो उत्प्रेरक है या फिर ताप है, दाब है, उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो उत्प्रेरक आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ताप, दाब, ये सारे सारे एरो के निशान पर लिखे जाएंगे। ठीक है। और बात कर लेते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित भी किया जाएगा। ये 5 तरीके से आपके किया जाता है। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आप इसको याद कर लोगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सब आपके इजी प्रश्न है। ठीक है। इसमें आपके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। देखो क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक या उत्पाद, ठीक है, ये दोनों, उसमें उपस्थित विशेष तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, इनमें क्या होगा कि जो परमाणु है उन परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है। देखो इसमें N2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी देखो नाइट्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6। ठीक है। इधर भी देखो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब रासायनिक जो संतुलित अभिक्रिया होती है ना, वहां पर आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा क्या होगी, समान होगी। और इसको हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ठीक है, उससे हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि से। ठीक है। तो ये आप एक बार परिभाषा देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों, समझाइए। देखो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। क्यों है, श्वसन क्रिया में सजीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, देखो ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, उसे ऑक्सीकृत होगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ठीक है, ये बनाता है, साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है। इसी कारण से जो श्वसन है वो कौन सी अभिक्रिया होगी, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यह देखो ग्लूकोज है, इसने किसके साथ अभिक्रिया की भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। क्या उत्पाद बनाया, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, और क्या मुक्त की भाई, ऊर्जा मुक्त की। ठीक है। तो ये छोटा सा प्रश्न आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सजीव के पोषण की विभिन्न विधियां। देखो सजीव में 2 प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती है, एक तो स्वपोषी और एक विषम पोषी।
देखो नाम से पता चल रहा है स्वपोषी, स्व का मतलब है स्वयं, पोषी का मतलब पोषण करने वाला। ऐसे सजीव जो अपना पोषण खुद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। विषम पोषी, विषम का मतलब दूसरा, ठीक है, पोषी का मतलब निर्भर रहने वाला, मतलब वे जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें परिभाषा देख लो कि भाई पर्यावरण से क्या करेगा, कच्ची सामग्री प्राप्त करके कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के हरे पौधे हो जाएंगे, इसके अलावा नील हरी शैवाल। तो इनके ऑप्शन उदाहरण याद रखना। स्वपोषी विषम पोषी में अंतर पूछा जा सकता है या फिर अलग से भी पूछा जा सकता है, दोनों तरह से आप करोगे। पोषण की वो विधि जिसमें जीव कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं करता है। ठीक है, पोषण के लिए क्या करेगा, स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहेगा, मतलब इन पर निर्भर रहेगा, वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। और इनके बारे में देखो, सभी प्रकार के जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें ये आपके मिलेगा। ठीक है, इनकी परिभाषा देख लेना, अंतर देख लेना। अगला क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। देखो हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेंगे, वायुमंडल में कौन सी गैस लेंगे भाई, CO2 गैस ले लेंगे, और मृदा, जो मृदा होती है वहां से क्या प्राप्त करेंगे, जल प्राप्त करके पर्णहरित, देखो पत्तियों के अंदर क्या होता है, पर्णहरित की सहायता से किसका निर्माण करेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो ये चीजें लेगा। ठीक है अब ये देखो, CO2 प्राप्त कर ली, ये मृदा से जल प्राप्त कर लिया, सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर लिया, किसने भाई, पर्णहरित ने, और क्या बना दिया भाई, ग्लूकोज का निर्माण करा दिया। ठीक है, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। साथ ही साथ H2O मतलब पानी निर्मुक्त होगा, और साथ में क्या कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना भाई। अगला देखो, अगला क्या, यही है, इसकी कौन कौन सी घटनाएं होती है। देखो पहली तो पर्णहरित, जो पत्तियों के अंदर पर्णहरित पाया जाता है, और पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, मैग्नीशियम नाम का तत्व होता है। पर्णहरित क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है, जो पत्तियां होगी वो किसका अवशोषण करेगी, प्रकाश ऊर्जा ले ली। और जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होकर, मतलब प्रकाश क्या करेगा कि भाई पौधे के अंदर जो जल है, ठीक है, उसके अणुओं का अपघटन करेगा, मतलब उनके अणुओं को तोड़ेगा, और तोड़कर क्या बनाएगा भाई, H2 और O2 का निर्माण करेगा। दूसरा हो जाएगा ये। तीसरा क्या होगा, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। किस में अपचयन हो जाएगा भाई, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये मुख्य प्रकार की 3 प्रकार की घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ठीक है, पूछा जा सकता है अगला प्रश्न देखो, श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। देखो प्रश्न आ सकता है, श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया भी, जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या ग्लूकोज का टूटना होता है या विघटन होता है, और क्या निर्मुक्त होता है भाई, CO2 और ऊर्जा। ठीक है, तो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और उसकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है। क्या होगा भाई, ग्लूकोज का विघटन होगा। क्या होगा भाई, ग्लूकोज का विघटन होगा या ऑक्सीकरण होगा, और CO2 और ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक तो वायवीय और एक अवायवीय। ठीक है, देखते हैं वायवीय और अवायवीय के बारे में। 2 प्रकार के वायवीय और अवायवीय। वायवीय के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला अवायवीय कहलाएगा। एकदम आसान सी परिभाषा है, अंतर से भी पूछा जा सकता है। दूसरा देखो, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों, क्योंकि भाई ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा ना, तो आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम हुआ या अपूर्ण हुआ तो आपको कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तीसरा देखो, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, लास्ट में उत्पाद क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा, और इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में आपको अल्कोहल मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। चौथा देखो, ये कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य,
ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में होता है। और ये केवल जो अवायवीय ये किस में होगा, केवल कोशिका द्रव में आपको मिलेगा। और उदाहरण के बारे में देख लें तो ये जो वायवीय श्वसन होता है वो उच्च श्रेणी के जो पादप है उन सब में होगा, और जितने भी जंतु हैं उनके अंदर होगा। और अवायवीय की बात कर लेते हैं तो ये यीस्ट में, जीवाणु में, परजीवी, ठीक है, फीताकृमि, जो कम निम्न श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, इनके उदाहरण याद रखना, अवायवीय श्वसन के आपके उदाहरण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भाई अगला प्रश्न देख लो, जीवों में ग्लूकोज की ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसके विभिन्न पद कौन कौन से हैं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इनमें से एक छोटा प्रश्न बन सकता है। देखो जो ग्लूकोज होता है ना, अब इसको समझ लेते हैं। ग्लूकोज है ना वो 6 कार्बन युक्त अणु होता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन युक्त अणु होता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और ये किसमें, ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा, पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन युक्त अणु जो बनाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन युक्त अणु होता है, और पाइरूवेट क्या होता है, 3 कार्बन युक्त अणु होता है। और साथ ही साथ क्या ऊर्जा होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, अब ये आगे जो पाइरूवेट है ना, ये आगे 3 भागों में हमने इसको बांटा है। कौन कौन सा, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और तीसरा है ऑक्सीजन की कमी में। ठीक है, 3 प्रकार में हमने इसको बांटा है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उदाहरण के लिए कौन सा है, यीस्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ना तो एथेनॉल बनाएगा और CO2 बनाएगा, और क्या करेगा, ऊर्जा को निर्मुक्त करेगा। अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो जो हमारे अंदर होता है कि भाई CO2 गैस हम बाहर निकालते हैं, साथ ही साथ H2O भी बनेगी और ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, और तीसरी बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की कमी। जैसे आप रनिंग वगैरह करते हो ना तो आपके हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है। ऐंठन क्यों आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की हमारे जो मांसपेशी है उसमें कमी आ जाती है, और उन कमी के कारण, मतलब ये किस में होता है, पहली बात तो मांसपेशी के अंदर होगा। और किसका निर्माण होगा भाई, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, और ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें ऊर्जा थोड़ी कम मात्रा में मुक्त होती है, इसलिए आपके जो जिम वगैरह जाते हो ना, 1-2 दिन आप गए तो आपके जो ऐंठन आती है ना वो इसी कारण से होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण मांसपेशियों में क्रैम्प्स या खिंचाव आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। इनमें से छोटे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इसको पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, धमनी और शिरा में अंतर। देखो धमनी और शिरा क्या होती है, धमनियां वे रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। ठीक है, धमनियां क्या करेगी, हृदय से कहाँ ले जाएगी, शरीर की ओर ले जाएगी। और शिराएं क्या करेगी कि भाई शरीर से है ना हृदय की ओर जो रक्त लाती है वो क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। ठीक है, परिभाषा हो गई, एक अंतर भी हो गया। दूसरा देखो, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। कौन सा रुधिर होता है भाई, ऑक्सीजन युक्त होता है, और इसमें ऑक्सीजन विहीन रुधिर होता है। ठीक है, ये 2 अंतर आप थोड़ा सा याद रखोगे। लेकिन अपवाद एक याद रखना है कि जो फुफ्फुसी जो धमनी होती है, ठीक है, फुफ्फुसी धमनी उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुसी शिरा होता है ना उसमें कौन सा होगा, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ये शुद्ध होता है और ये कौन सा होगा भाई, ये अशुद्ध होता है। ठीक है, ये एक अंतर याद रखना। थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि फुफ्फुसी धमनी में बहने वाला रक्त कैसा होता है, अशुद्ध होता है, और फुफ्फुसी शिरा में बहने वाला रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। इनकी भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, और शिरा के बारे में बात कर ले तो इनकी भित्ति पतली होती है और कैसी होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है। ठीक है, चौथा अंतर देख लेते हैं, इनकी आंतरिक जो सतह होती है वो सपाट होती है, अर्थात इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसमें कपाट मतलब दरवाजे नहीं पाए जाते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे कि भाई जो धमनी होती है ना उसमें बहुत तेजी मात्रा में क्या होता है, ये ब्लड बहता है। अब तेजी मात्रा में अगर कोई ब्लड बह रहा है तो अगर उसमें कपाट रखोगे तो कपाट का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई कपाट क्या करेगा, भाई जो पानी धीरे आ रहा है या फिर रक्त धीरे आ रहा है ना उसको रोकने का काम करेगा। लेकिन धमनी में तो स्पीड तेज होती है, तो कपाट का कोई मतलब ही नहीं है। और शिरा होती है, इसमें स्पीड कम होती है, स्पीड कम होने से इसमें कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। इनके अंतर पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। मुझे लग रहा है इस बार ये प्रश्न देना चाहिए, छोटा या बड़ा प्रश्न। इनका चित्र भी पूछा जा सकता है प्रतिवर्ती क्रिया का।
ठीक है। इनकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। पहला देखो, बाह्य उद्दीपनों के प्रति अचानक होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तेजी से पीछे की ओर हटना, ठीक है, तेज धूप से आंखों का बंद होना, मिठाई के नाम सुनते ही मुंह में लार आना, इसके अलावा अचानक डरने पर मुंह से आवाज निकलना, एकदम चौंक जाते हैं ना, वो आपके प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। अब देखो, ये आपके सामने पूरा पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार में समझा देता हूँ होता क्या है। देखो, जो हमारे जो अचानक जो परिवर्तन आता है बाह्य वातावरण में, जैसे ऊष्मा हो गया या फिर सुई चुभ गई, कोई भी बाह्य परिवर्तन हो सकता है, तो क्या होगा कि यहाँ से एक मैसेज आएगा जो लेकर कौन जाएगा भाई, संवेदी तंत्रिका कोशिका उस अंग से क्या करेगी, मैसेज को लेके जाएगी। मैसेज कहाँ पहुंचाएगी भाई, मेरु रज्जु पर पहुंचाएगी। और मेरु रज्जु क्या करेगा, उस उद्दीपन के प्रति क्या करेगा, एक अनुक्रिया देगा। और अनुक्रिया को वापस ये जो मैसेज के रूप में कौन लेके जाएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका इसको लेकर जाएगी। कहाँ लेके जाएगी भाई, जहां से यहाँ दर्द आ रहा है या फिर जहां से ये मैसेज आया है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो ये आपके प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको समझ लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। मेरु रज्जु कैसेरू की दंड, ठीक है, इसके अंदर सुरक्षित रहता है। शरीर के बाह्य वातावरण में, ठीक है, अचानक होने वाले परिवर्तन की सूचना ग्राही में उपस्थित संवेदी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संवेदी कोशिका ने ग्रहण की, जहां से ये सूचना संवेदी तंत्रिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, कहाँ पहुंचेगी भाई, संवेदी तंत्रिका तक पहुंची। इस सूचना को आवेगों के रूप में संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ भेजा जाता है भाई, मेरु रज्जु तक पहुंचाया जाता है। और मेरु रज्जु द्वारा तत्काल अनुक्रिया की जाती है। और यह सूचना प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा, ठीक है, जो कार्यकारी अंग है जहां से मैसेज आया है, ठीक है, वहां तक पेशियों में पहुंचाई जाती है। और पेशियां हरकत में आ जाती है और जीव क्या करेगा भाई, प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, ये होगी कार्यविधि इसकी पूरी। इसको समझ कर लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बड़े में आएगा तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, कार्यविधि लिखनी है, और इसके एक दो उदाहरण और इसका डायग्राम, ये चारों बनाओगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में उद्दीपनों के आवेग के रूप में मेरु रज्जु तक पहुंचाने तथा मेरु रज्जु से प्राप्त निर्देश से संबंधित अंग तक पहुंचाने के मार्ग को क्या कहते हैं भाई, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये इसकी परिभाषा अगर अलग से पूछा जाए प्रतिवर्ती चाप, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। एड्रिनलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है, इसे संकट मोचन हार्मोन क्यों कहते हैं। देखो, जो एड्रिनल ग्रंथि है ना, जो हमारी जो वृक्कक है, ठीक है, इस वृक्कक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है भाई, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो हमारे शरीर की जो संकटकालीन जो परिस्थिति है उसको सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है। इसलिए अपन इसको संकट मोचक या फिर करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। ये करो मरो याद रखना भाई, या संकट मोचक नाम पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, थोड़ा तो अब इसको क्यों कहते हैं ये थोड़ा सा आप समझ लो। हाँ, हृदय की जो धड़कन है इसमें अब होगा क्या क्या, जो हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, ये बढ़ा देता है ताकि शरीर को क्या हो, ऑक्सीजन की अधिक से अधिक आपूर्ति हो सके। दूसरा क्या है, रुधिर का प्रवाह कंकाल पेशियों की ओर करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, जो डायफ्राम है या जो पसलियां है उनकी पेशियों में तेजी से संकुचित करता है और प्रसारित करता है ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, इस प्रकार जीव का शरीर जो होता है वो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम इसको संकट मोचक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखो, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में ये किस प्रकार लाभप्रद होता है, तो ये आपको बताना है भाई, लैंगिक जनन किस प्रकार से लाभदायक होता है। ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से नया जीव उत्पन्न होता है। क्या होगा भाई, नया जीव उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। कौन भाई, 2 जनक भाग लेंगे लैंगिक जनन के अंदर। अब इसमें अंतर देख लो, क्योंकि ये क्या पूछा है भाई, ये किस प्रकार से उपयुक्त है। तो इधर लिखा मैंने अलैंगिक जनन, इधर लिखा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि ये एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें एक ही जनक भाग लेगा। और इसमें क्या होगा भाई, 2 जनकों के डीएनए क्या होगा,
उनके भाग लेंगे, या दो जनकों के डीएनए का मिलन होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, आनुवंशिक रूप से ये समान होता है और जीवों में जो विभिन्नताएं होती है, ठीक है, तो ये आनुवंशिक रूप से चेंज हो जाती है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनके जो लक्षण है वो लैंगिक जनन में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, विभिन्नताओं के अवसर कम होते हैं और इसमें जैव विकास का आधार बनता है, अब इसमें विभिन्नताएं हो सकती है जैसे उत्परिवर्तन होना। ठीक है, ये सारे लैंगिक जनन से ही संभव है, अलैंगिक जनन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको इनके प्रश्न छोटा सा पूछा जा सकता है, ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में, तो आप थोड़ा सा याद करके चलोगे। अगला देखो, पुष्प की संरचना। देखो संरचना आपके पूछी जा सकती है, ठीक है, कि भाई पुष्प का नामांकित चित्र बनाओ, या फिर पूछा जा सकता है कि पुष्प के नर जननांग कौन से होते हैं, मादा जननांग कौन से होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मादा जननांग के बारे में। तो मादा जननांग के अंदर, ठीक है, ये आपको जो बीचों बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये मादा जननांग का भाग है। किसका भाग है भाई, मादा जननांग के भाग है। तो इसमें कौन सा भाग है भाई, सबसे पहला भाग वर्तिकाग्र, दूसरा कौन सा है वर्तिका, और तीसरा है आपका अंडाशय। तो ये तीन, ये किसके भाग हो जाएंगे भाई, मादा जननांग के भाग हो जाएंगे। और नर जननांग की अगर बात करें तो नर जननांग के कौन से है भाई, जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये नर जननांग का है। ठीक है, इसमें पहला तो कौन सा होगा भाई, परागकोश, और दूसरा कौन सा होगा, तंतु। ठीक है, तो ये कौन से होंगे भाई, नर जननांग के भाग होते हैं, जिनको अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा दलपुंज होता है, जो कि पौधा होता है ना, उस पौधे का जो चमकीला भाग, चमकीला मतलब जिनकी पंखुड़ियाँ वगैरह कलरफुल जो भाग होता है ना, उसको अपन दलपुंज बोलते हैं। और सबसे बाह्य जो भाग होता है, ठीक है, जो लगभग हरे कलर का होता है, किसी भी और भी कलर का हो सकता है, ज्यादातर हरे रंग का होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प की संरचना है, एक बार आप बनाने की कोशिश करना। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।